दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th के नए सेक्शन में क्लास 10th का सबसे पहला सेक्शन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। ठीक है, इस चैप्टर को चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1789 का डेट आपको शायद याद हो, और ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था किस चीज़ का? तो नेशनलिज्म का ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था। और क्वेश्चन जो आती है यहाँ पर फ्लैश भी कर रही होगी। ठीक है, आप देख सकते हो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एनटीएससी के लिए भी बहुत। ठीक, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था या फिर जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस बताए गए हैं। ठीक, जो कि किस चीज़ को डेवलप करती है? तो क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल। ओके, तो ये क्रिएट करने का काम करती है। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है और ये कैसे डेवलप्ड हुआ फ्रांस में, इसको आगे हम लोग देखेंगे। पहले आप ये समझ लो कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती क्या है। तो इसका मतलब ये होता है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जब एक ही तरीके से, ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में एक ही तरीके से सोचना जब स्टार्ट करें, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, हर एक पर्सन की ओपिनियन है। तो यहाँ जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात होती है कि वो सारे लोग एक ही तरीके से सोचे और उन सारे लोगों को एक ही तरीके से डिनोट भी किया जाए। ठीक है, तो इसको डेवलप कैसे किया गया, और इस पर एक क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस पर देख भी सकते हो, क्वेश्चन यहाँ फ्लैश भी हो रही है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ ला पैट्रिया यानी कि फादरलैंड, ली सिटियोन यानी कि सिटीजन, ये एम्फेसाइज क्या करता है? तो ये नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी को डिनोट करता है, एम्फेसाइज करता है। ठीक है, इट मीन्स यूनाइटेड कम्युनिटी की भावना को व्यक्त करता है या बताता है। इंजॉइंग द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वल राइट्स को वो कैसे इंजॉय कर सकते हैं, उनके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था सेंस ऑफ कलेक्टिविटी के लिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टर्म क्या लिया गया? तो न्यू फ्रेंच फ्लैग को अडॉप्ट किया गया एंड रिप्लेस किया गया ओल्ड वंस, यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड की जो फ्लैग थी उसको रिप्लेस कर दिया गया और न्यू फ्रेंच फ्लैग यानी कि ट्राई कलर को एक्सेप्ट किया गया। ई स्टेट जनरल को, जो इलेक्टेड बॉडी था एक्टिव सिटीजन्स के लिए, उनका रीनेम करके उनको क्या बनाया गया? नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ लिए गए, बहुत सारे मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड किए गए, इट मीन्स शहीदों का गुणगान किया गया। और ये सारे के सारे चीज़ किस नाम पर हुए? ये सारे के सारे चीज़ हुए आप नेशन के नाम पर हुए। उसके बाद आते हैं कि अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट किया गया। और यूनिफॉर्म लॉ ऑफ सिटीजन जो था, ठीक है, यूनिफॉर्म लॉ जो है वो सभी जगहों पर, जो भी फ्रेंच के आसपास थी उन सभी जगहों पर सारे सिटीजन पर एक साथ लागू किए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डेलीगेट्स, अब सिंपल वे में समझिए कि उस टाइम पेरिस में सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और ये एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज मानी जाती थी, ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज मानी जाती थी, यानी कि बड़े लोग सिर्फ इसको बोले। अब था वो सभी के सभी अब फ्रेंच लैंग्वेज ही बोल रहे थे। अब आते हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या था? ठीक है, तो वो डिक्टेटर था। डिक्टेट जो फ्रांस में किया, अब उसके लिए उसने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, अब ये रूल एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपको आपके पास आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो और इसके आंसर कॉपी में बना भी सकते हो। ठीक है, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल लॉ कंडक्ट किए थे सभी लोगों के लिए, जो सिविल कोड ऑफ 1804 के नेम से भी जाना जाता है, जिसका अदर नेम है नेपोलियनिक कोड। ठीक है, अभी इस नेपोलियनिक कोड में था क्या क्या? तो उसने क्या किया कि उसने जितने भी प्रिविलेजेस जो कि बेस्ड थे बाय बर्थ पे, ठीक है, उन सभी को ख़त्म कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। ठीक है,
और ये कोड जो था फ्रेंच कंट्रोल में जितने भी एरियाज़ थे उन सब पर लागू किया गया। ठीक है, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद उसने एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम को, पीसेंट्स को फ्री किया, सर्फडम और मिनरल ड्यूज़ को भी उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब आते हैं गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ड क्या होता है? तो गिल्ड बोलते हैं दोस्तों, गिल्ड सिस्टम आज भी चल रही है। गिल्ड इट मीन्स है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन को बोलते हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के गिल्ड थे उन सभी को इम्प्रूव किया गया, और गिल्ड जो ट्रेडिंग के लिए था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, शुरुआत में जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और भी बहुत सारे सिटीज़ जैसे ब्रसल्स, मेंज, मिलान, वर्साय पर जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता था। लेकिन बाद में क्या किया गया, शुरुआत में जहाँ फ्रेंच आर्मी की बहुत ज़्यादा स्वागत की, बाद में फ्रेंच पीपल को ये पता चला उनको कि जितने भी सेंसरशिप वगैरह सारे नेपोलियन बोनापार्ट के थ्रू फ्रांस में लग चुके हैं, और जितना भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस था वहाँ पर नेपोलियन ने अपने ही रिलेटिव्स को बैठाया था। ठीक है, ताकि जो नेपोलियन के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको बिल्कुल भी चेंज ना किया जाए, चाहे वो सही हो या गलत हो, डजेंट मैटर, क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं, वो सारे के सारी बात उनकी सुनेंगे ही। बाद में इसके अगेंस्ट लोग होने लगे। ठीक है, ये दोस्तों इसके बाद जो है हमारा व्हाट वाज द कल्चरल डाइवर्सिटी मिड 18 सेंचुरीज ऑफ यूरोप। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पहला देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस तरह से जर्मनी और इटली, स्विट्ज़रलैंड को हम लोग देखते हैं आज के टाइम में, वो पहले वैसे नहीं थे। पहले वो किस में बटे हुए थे? तो पहले वो किंगडम्स, डचेस, कैंटून्स में ये सारे के सारे बटे हुए थे। ठीक है, और ऑटोनोमस टेरिटरीज़ में अलग अलग तरीके के रूलर्स भी फाउंड ऑफ होते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप देख लीजिए तो उसमें ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ का रूल चलता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डाइवर्स पीपल रहते थे। वो लोग अपने आप को इस तरह का नहीं समझते थे कि वो लोग बहुत आसानी से अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को ईज़िली शेयर कर सके। इवन वहाँ पर जो लैंग्वेज बोले जाते थे वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। ठीक है, और बहुत सारे एथनिक छोटे छोटे ग्रुप्स में वो सारे के सारे रिलीजियस ग्रुप आप समझ लो, लैंग्वेज ग्रुप समझ लो, उसमें बटे हुए थे। हब्सबर्ग एम्पायर एंड ऑस्ट्रियन ओवर। हब्सबर्ग एम्पायर का पूरी तरह से रूल था ऑस्ट्रिया और हंगरी पर, और जितने भी डिफरेंट रीजन्स थे ऑस्ट्रिया और हंगरी के आसपास के, उन सभी जगहों पर हब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। एरिस्टोक्रेसी इट मीन्स जो पैसे वाले लोग थे वो जर्मन स्पीकर्स थे। ठीक है, ज़्यादातर एरिस्टोक्रेसी पैसे वाले लोग जो थे वो जर्मन बोलते थे। इटालियन जो था वो लोम्बार्डी और वेनेशिया में इटालियन बोला जाता था। हंगरी में हाफ पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार बोलती थी, और अदर हाफ जो थी वो वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोला करती थी। ग्लेसिया जहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे वो सब बोलते थे पॉलिश लैंग्वेज, ग्लेसिया के लोग। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, और एक ही जैसा पॉलिटिकल यूनाइटेड कर पाना, ठीक है, और इतनी डाइवर्स ग्रुप्स में सबको एक साथ ला पाना, या एक ही कॉमन एम्परर हो या फिर एक ही कॉमन एलिजेंस हो, इसको इस्टेब्लिश कर पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल। अब आइए दोस्तों देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट पर सबसे डोमिनेंट क्लास वही थे जिनके पास बहुत सारे लैंड थे। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, उनका अपना ये स्टेट हुआ करता था। ठीक है, कंट्री साइड के आसपास टाउन हाउसेस वगैरह सब होते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। और उनकी फैमिली किससे कनेक्टेड थी? तो वो उसकी फैमिली जो थी वो मैरिज से टाई अप थी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग एक दूसरे से इसी मैरिज वगैरह से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ठीक है, और वो स्मॉल नंबर्स थी उसके बावजूद। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पेसेंट्री। तो वो ज़्यादातर वो किससे बने थे? ज़्यादातर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की थी वो पेसेंट्री की थी, पीसेंट लोगों की थी। वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप की ग्रोथ कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, ये इसकी ग्रोथ बढ़ी, ट्रेडिंग बढ़ी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल क्लासेस की जो इमर्जेंस थी, ठीक है, उनकी पावर जो थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई और मार्केट में उसी तरह के प्रोडक्ट आने लगे जैसा कि वो प्रोडक्शन किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगनिंग कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड में हुई, आपको मालूम है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरीज। लेकिन फ्रांस और पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स में ये आने वाले 19th सेंचुरीज में कुछ ही पार्ट में पहुंच पाई थी, ठीक है। और ये किसके बीच था, तो एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो था, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज इन द गेन पॉपुलरिटी। 18th सेंचुरीज में जो हमारा एडुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास था उसमें नेशनल यूनिटी की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और उनके थ्रू था कि एरिस्टोक्रेटी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दी जाए, ठीक है। जिनकी पॉपुलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है, तो उनकी पॉपुलैरिटी पहले से मिली हुई है, उसी के बेस पर बनाई गई है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब न्यू कंजर्वेटिज्म का जैसे ही बात आता है, इस मीन्स यहाँ तक आते आते 1815 वाटरलू की फाइट जिसमें नेपोलियन हारा था, ये आप सबको मालूम है, और वहाँ से जो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म थी वो चारों तरफ से फैल। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी को, ठीक है, किससे अलग रखा गया था, लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, इन सभी को प्रिजर्व्ड रखा गया था, ठीक है। 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे, लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उन सभी ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। और उनकी मीटिंग कहाँ हुई थी, तो मीट हुई थी उनकी वियना में, सेटलमेंट हुई थी। अब इस मीटिंग को, यानी कि इस मीटिंग पॉइंट को होस्ट कौन थे उसके, तो होस्ट थे द ऑस्ट्रेलियन चांसलर डुइक मैटरनिक, उनके डेलीगेट्स के थ्रू ये हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो था वो हुआ था 1815, ठीक है, नेपोलियनिक वॉर के बाद, यानी कि नेपोलियन हारने के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी का री एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है, और जितने भी फ्रांस ने कब्जा कर रखा था वो सारे एरियाज़ को छुड़ाया गया। सीरीज ऑफ स्टेट जो थे वो सेटअप किए गए फ्रांस के पूरे बॉर्डर्स पर, ताकि फ्रांस अपनी फ्यूचर में अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड, इंक्लूडेड बेल्जियम, इनका सेटअप हुआ था नॉर्थ ऑफ जिनेवा, ठीक है। पिडमॉन्ट के एरियाज साउथ में, पर्शिया जो था इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज बनी वेस्टर्न फ्रंटियर्स की, वहीं ऑस्ट्रिया जो था वो नॉर्दर्न इटली को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा। जर्मन कन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट्स जो ऑलरेडी सेटअप किया था नेपोलियन ने, उसको वैसे की वैसे ही छोड़ दिया गया। ईस्टर्न पार्ट में रशिया था, पार्ट ऑफ पोलैंड, पर्शिया, इन सभी को सैक्सोनी का जो पार्ट था वो मिल गया था, ठीक है। मेन इंटेंशन क्या था, इंटेंशन जो थी उसमें मोनार्की को रीस्टोर करना, ठीक है, नेपोलियन को बाहर अपने गद्दी से हटा देना और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर पाना यूरोप में, जैसा कि वो पहले था। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस भाग का सबसे लास्ट पैराग्राफ, यानी कि जोसेफ मजीनी के बारे में। तो नेवा के 1807 में हुआ था, ठीक है। ये पहले सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनिया के मेंबर थे और 1831 में एक्साइल कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था लुगेरिया में। बाद में उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटी, यानी कि छुप छुपा के सोसाइटीज़ फॉर्म की। फर्स्ट बनाया उन्होंने यंग इटली ऑफ मस्ले एंड देन बनाया उन्होंने यंग यूरोप ऑफ बर्न। हुज मेंबर वाज लाइक अ मिडिल यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। वो सारे के सारे मेंबर्स यंग होने चाहिए, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के ही हो, दूसरे स्टेट के लोग नहीं होने चाहिए। मजीनी का बिलीव था कि गॉड ने पूरे मैनकाइंड के लिए नेशन को बनाया है, ठीक है, किसी पर्सन ने इस नेशन को नहीं बनाया है। अब इसी मॉडल में, फॉलोइंग द मॉडल, यानी कि जोसेफ मजीनी का जो ये यंग इटली ऑफ मस्ले और यंग यूरोप ऑफ बर्न के मॉडल में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी की सेटअप हुई जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में। मजनी जो था वो मोनार्की के बिल्कुल अगेंस्ट था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स जो थे वो ऑलरेडी कंजर्वेटिव से बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह सब चलती जा रही थी।
मैटरनिक ने मजीनी को डिस्क्राइब कैसे किया है, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर के लिए मोस्ट डेंजरस पर्सन का खिताब दिया था। और ये सेक्शन समाप्त होती है। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू।